Assalamu alaikum. Students, welcome to today's lecture about computer contracts. In this lecture, we will see what is meant by contracts, then computer contracts for supply of custom built software, and lastly, we will learn about other types of software services contract. Now, what is a contract? A contract is an agreement between two or more parties for the doing or not doing of something specified. यानी कोई सी दो पार्टीज़ किसी काम को सरअंजाम देने का इरादा रखती हों तो वो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री करेंगी। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखने का नाम कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस: सेट आउट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़, यानी वो किन शराइत पर एग्री कर रही हैं। सेट आउट द एम्स ऑफ द पार्टीज़, कि वो क्या हासिल करना चाह रही हैं या उनका क्या गोल है। प्रोवाइड फॉर मैटर अराइजिंग वाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज़ रनिंग, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए। वेज ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और इसके क्या नताइज होंगे। नेक्स्ट, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट आर टू हार्श और अनफेयर causing any issue between parties to be unresolved, it is the responsibility of contract laws to contemplate according to the rules। कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत हार्श है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि कोई इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉज की ज़िम्मेदारी होगी कि वो अकॉर्डिंग टू रूल्स इस इशू को रिजॉल्व करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ there are almost never disputes over contracts which run perfectly. For example, marriage. Example of a ship carrying a cargo. हम देखते हैं कि शिप एक कंट्री से दूसरे कंट्री कार्गो डिलीवर करते हैं। नाउ देयर में अराइज सिचुएशंस कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले सामान ख़राब हो जाए या शिप डूब जाए या सामान गुम हो जाए। तो इन सब सूरत हाल से निपटने के लिए सामान भेजने से पहले कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या एग्रीमेंट किया जाता है। देयरफॉर, in order to avoid disputes and future difficulties, it is better to draft a document which sets out the terms on which both parties is to work, methods of payments, appropriate ways to terminate the contract, notice required, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो उसके लिए कितना अरसा पहले का नोटिस दिया जाएगा। इन तमाम शराइत को लिखते हैं एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। Next point is contract should be clear, concise and consistent. There should be no ambiguity and the parties to the agreement should be left in no doubt as to their rights and duties, because ambiguity and doubts can lead to performance which is viewed as unsatisfactory. This can lead to disagreement and the expenditure of time, effort and therefore money in resolving the matter। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लियर एंड कॉन्साइज नहीं होगा तो पार्टीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक तरह अंजाम नहीं दे पाएंगी, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स अराइज होंगी और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स प्राइस। Producing a good contract costs a lot of money because good commercial lawyers are not cheap. For this reason, software suppliers try to use what are known as standard form contracts, which are used or intended to be used many times over. Such a contract might consist of a short introductory section, a set of standard terms and conditions, and a set of appendices or annexes. यूजुअली एक कॉन्ट्रैक्ट को लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आती है और लास्टली एनेक्सेस इंक्लूड की जाती है। अब हम इनमें वन बाय पार्ट्स देखते हैं। नाउ वी विल सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ फिक्स प्राइस, विच इज़ एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन। It states that it is an agreement between the parties whose names and registered addresses are given. It is dated and signed by authorized representatives of the parties.
सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करने वाली जो दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके नेम्स एंड एड्रेसेस आ जाएंगे और उनके बाद उनके ऑथराइज्ड सिग्नेचर्स आ जाएंगे। इसके बाद इट ऑफन बिगिंस विद द सेट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ एग्रीमेंट set out either in alphabetic order like a dictionary or in the order in which they appear in the rest of the contract, the company, the client। पहली दो चीज़ों के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होने वाली सेट ऑफ डेफिनेशंस को डिफ़ाइन कर देते हैं और उन्हें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जैसे कि डिक्शनरी में लिखा जाता है लिख सकते हैं। सो इंट्रोडक्टरी सेक्शन में सेट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स आ जाएंगी जिन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जा सकता है। लाइक अगर कोई कंपनी एक्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो इसे द कंपनी कहा जाएगा और जो कंपनी वाई सर्विसेज ले रही है उसे द क्लाइंट बोला जाएगा। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी जिसकी बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड देन एनेक्सेस। Annexes must include any document stated like SRS. This is to avoid, for example, the situation in which statements made by an over-enthusiastic salesman while trying to win the business are claimed by the client to constitute part of the contract. Therefore, annexes में कोई भी additional document quote करना लाजमी होगा। Now we will see issues dealt with standard terms and conditions. Number one point is what is to be produced. It is clearly necessary that the contract states what is to be produced. There are usually two levels of references here. The standard terms and conditions refer to an annex, and then annex refers to a separate document which constitutes the requirement specification. Unfortunately, as we know that the requirement of the client may evolve as the contract proceeds, and sometimes the changes may be substantial. So the question arises that how are these changes are to be accommodated by a contract which in a sense freezes the requirements of the parties at one particular time. The answer is that contract should provide a procedure for making variations to the specification or job description, then follow this through by providing a method of calculating payment for work done to facilitate the changes. In other words, the contract should anticipate events and provide an agreed formula for modification. Next point to deal with is what is to be delivered, like source code, documentation of the design of the code, reference manuals, user training, software tools to help maintain the code, training for the client's maintenance staff, टेस्ट डेटा एंड टेस्ट रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज़ ओनरशिप ऑफ राइट्स। इसमें यह डिस्कस किया जाता है कि कॉपी राइट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर हाउस की प्रॉपर्टी हैं या क्लाइंट की प्रॉपर्टी हैं। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि अगर इफ़ ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट passes to the client, it is known as a sale or assignment, and again a written agreement is necessary। और दूसरी चीज़, if copyright is to remain with the software house and the client is merely given permission to use the software, this is known as a license। Next is payment terms। कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली मेंशन किया जाता है कि क्लाइंट किस तरह से पेमेंट्स देगा। यूजुअली 15% अपॉन सिग्नेचर दिया जाता है एज एन इनिशियल पेमेंट, नेक्स्ट 65% ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, further 25% upon acceptance of the software, and then final 10% becomes due at the end of warranty period. Next point is calculating payments for delays and changes. Now there may arise situations when the clients fail to provide information on a due date or when changes are requested which results in extra work. Therefore, contract must specify the process by which these extra payments are to be calculated. Next is penalty clauses, which deals with the delays caused by suppliers. Penalty clauses states that the sum payable to the supplier is reduced by a specified amount for each week that acceptance of the product is delayed up to a certain maximum. Next is the client will have to fulfill certain obligations if the contract is to be completed successfully, like provide documentation on aspects of client's
activities or the environment in which the system will run, provide access to appropriate members of staff, provide machine facilities for development and testing, provide accommodation, telephone, and secretarial facilities when working on client's premises, provide data communication facilities to this site. Next is standards and methods of working. कुछ क्लाइंट डिमांड करते हैं कि उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएं, so contract must specify it clearly. Now next point is progress meetings. Regular progress meetings are essential to the successful completion of a fixed price contract, and it is advisable that standard terms and conditions require them to be held. Next is project managers. Each party needs to know who has day-to-day responsibility for the work and what the limits of that person's authority are. Standard terms and conditions should therefore require each party to nominate in writing project manager. Next point is acceptance procedure. The client should provide a fixed set of acceptance tests and expected results, and then successful performance of these tests shall constitute acceptance of the system. There may be as many tests as the client wishes, but extra tests cannot be added once the test set has been handed over. The purpose of the restriction is to ensure that the acceptance procedure can be completed in a reasonable time. Next is warranty and maintenance. Once the product has been accepted, it is common practice to offer a warranty period of typically 90 days. Any errors found in the software and reported within this period will be corrected free of charge. Once the warranty period is over, the supplier may offer or the client demand that maintenance will continue to be available on request. Now the last point is termination of the contract. It is not uncommon for the client to be taken over by another company or for a change in policy that the system is no longer relevant to its needs. It is therefore essential that the contract make provision for terminating the work in an amicable manner. This usually means that the supplier is to be paid for all the work carried out up to that point. Now, the next topic is about other types of software services contract. There are 4 types of contractual agreement which are widely used in connection with the provision of software services. Fixed price, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. Next 3 types हैं contract hire, time and materials, and consultancy. So now we will see what is a contract hire. Contract hire में one or more staff members daily wages पर hire किए जाते हैं. So the supplier agrees to provide the services of one or more staff to work for the client. The staff work under the direction of the client. Supplier's responsibility is limited to provide suitable competent people and replacing them if they become unavailable or said unsuitable by the client. Payment is on the basis of fixed rate for each man day worked. Issues such as delay payments, acceptance tests, and many others simply do not arise. So contract hire में सबसे पहली बात कि पूरा सॉफ्टवेयर हाउस इंगेज होने की बजाय one or more staff members क्लाइंट के लिए काम करते हैं. सेकेंडली, सप्लायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक कम हो जाती है कि वो अपने बाकी दूसरे रोज़मर्रा के जो काम हैं उन पे फोकस कर सकता है, और जस्ट इन केस कि अगर कोई स्टाफ मेंबर अनअवेलेबल होता है तो वो रिप्लेस कर दे दूसरे स्टाफ मेंबर से. थर्ड पॉइंट इज़ पेमेंट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड रेट, यानी डिले पेमेंट्स का इशू, एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड इस तरह के इश्यूज से बचा जा सकता है, और क्लाइंट के एंड पे फिक्स्ड रेट ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत स्मॉल है तो क्लाइंट को वो कॉस्टली नहीं पड़ता. Now next type of contract is time and materials. Time and material is a mixture of fixed price and contract hire. It is somewhere between a contract hire agreement and a fixed price contract. The supplier agrees to undertake the development of the software in much the same way as in a fixed price contract,
but payment is made on the basis of the cost incurred with labor charged in the same way as for contract hire. The supplier is not committed to complete the work for a fixed price, although a maximum payment may be fixed, beyond which the project may be reviewed. सो टाइम एंड मटेरियल में सॉफ्टवेयर हाउस पूरा का पूरा इंगेज होगा क्लाइंट के लिए, और पेमेंट्स जो हैं वो पर डे के हिसाब से फिक्स होंगी. सो इट इज़ बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट हायर एंड अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स. Consultants are typically used to assess some aspect of an organization and to make proposals for improvements. The end product of a consultancy project is therefore usually a report or other document. Consultancy projects are usually undertaken for a fixed price, but the form of contract is very much simpler. अगर कोई कंपनी किसी भी मामले में एडवाइस चाहती है तो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया जाता है, जिसके नतीजे में प्रपोजल डॉक्यूमेंट एट द एंड हासिल होता है. कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली बहुत सिंपल होते हैं और एट द एंड एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एडवाइसेस दी जाती हैं कि आप अपने सिस्टम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, their purpose and why they are necessary. We have seen its parts and then 4 types of computer contracts. Till next lecture, Allah Hafiz.